बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। क्या हाल चाल है? चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सेशन प्रश्नों का सेशन है, जिसमें हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला के साथ चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि इस सेशन का उद्देश्य हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना नहीं है पॉलिटी की, बल्कि छुपे हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना भी है। और साथ साथ बहुत सारे आपके जो डाउट्स इससे संबंधित क्रिएट होते हैं, उस डाउट्स को क्लियर करना भी है। जितने भी क्वेश्चन वाले ये सेशंस होते हैं, यानी जितने भी ये सेशन एमसीक्यू के होते हैं, उन एमसीक्यू सेशन का मेरा उद्देश्य यही होता है कि आपके ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें, आपके भीतर एक पॉलिटी की बेहतर समझ डेवलप हो, और साथ साथ प्रॉपर प्रैक्टिस भी आपकी हो सके। ठीक है, चलिए इसी के साथ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यूपी पीएससी या यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी इन दोनों, हाँ, जहाँ पर जीएस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जनरल स्टडीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर ऐसी किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्लास देख रहे हैं, ये एक यूट्यूब सत्र है, यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है। आप लगातार जितनी चाहें, जितनी बार चाहें, अनलिमिटेड टाइम एक ही वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड क्लासेज यहाँ ले सकते हैं। जितने भी स्टडी मटेरियल यूट्यूब पर होते हैं सब आपके लिए फ्री होते हैं लगभग लगभग। तो वैसे ही अगर आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर भी फ्री लाइव, देखो अनअकैडमी पर दो प्रकार की क्लासेस चलती हैं। एक अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर क्लास चलती है जिसको हम फ्री लाइव क्लास के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा सकता और इसमें भी आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। और दूसरी जो क्लास होती है वो होती है प्लस क्लास, पेड क्लास जिसे बोलते हैं। अगर आप प्लस क्लास में एक्सेस लेते हो तो इसमें आप जितने भी प्लस पर जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी बैचेज हैं, जितने भी पुराने क्लासेज हैं, जितने भी न्यू क्लासेज हैं, सारी की सारी क्लासेज में आप इनरोल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड क्लास का एक्सेस मिलता है, यानी अनलिमिटेड लाइव क्लास में भी आपको एक्सेस मिल जाता है, अनलिमिटेड आपको रिकॉर्डेड क्लास में भी एक्सेस मिल जाता है। और दुनिया के अगर आप देखें माफ़ कीजिएगा, अगर आप देखें तो इंडिया के सारे बेहतरीन एजुकेटर यहाँ पर उपलब्ध है। ध्यान दीजिएगा कि प्लस के ये फीचर्स हैं। प्लस के जैसे फ्री लाइव क्लास में क्या होता है कि फ्री लाइव क्लास में आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में मटेरियल नहीं उपलब्ध हो पाता है। आप कहीं भी देखते हैं, अगर आप यूट्यूब पर भी ये देख रहे हैं तब भी, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर भी देखेंगे तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड मटेरियल नहीं मिल पाएगा आपको। अगर आप चाहें कि आप पूरा यूपीपीएससी के लिए जितना भी जीएस आता है, पूरे के पूरे जीएस को आप कवर कर लें, तो ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि कहीं कुछ पढ़ाया गया है, कहीं कुछ पढ़ाया गया है, कहीं एमसीक्यूज हैं, कहीं प्रैक्टिस है, कहीं डाउट क्लियरिंग है, तो यानी स्ट्रक्चर्ड वे में डिजाइन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसीलिए प्लस का उद्देश्य यही है कि स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सारे के सारे कोर्सेज बताना और पढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ प्लस पर अगर आप जुड़ेंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। साथ साथ आपको एक क्लास आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। बढ़िया बढ़िया एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ साथ अनअकैडमी की एक सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ एक विषय के लिए सर एक से अधिक एजुकेटर है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई कोर्स आप परचेज करते हैं तो जिस बैच को आप परचेज करते हैं आप उसी बैच में पढ़ते हैं, और उस बैच के जो एजुकेटर हैं आप उन्हीं से पढ़ते हैं। ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप कोर्स परचेज करते हैं तो एक साल के लिए अगर आपने परचेज किया तो एक साल तक चलने वाले जितने भी बैच हैं सब में आपको एक्सेस मिल जाता है। कहने का मतलब एक तरीके का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन एक गेट पास की तरह होता है। आपने एक बार पास ले लिया तो आप पूरे पार्क में टहलिए। वैसे यहाँ पर भी है कि एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो सारे एजुकेटर की क्लास देख सकते हैं। ठीक है, कहीं भी किसी भी जगह बैठ के लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास का आप आनंद ले सकते हैं। ठीक है, बाकी रेलिवेंट मटेरियल जो भी आपको डिजिटल फॉर्म में दिए जा सकते हैं वो सारे के सारे दिए जाते हैं। पीडीएफ फॉर्म में जो भी मटेरियल होते हैं वो सारे आपको प्रोवाइड होते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन, मॉक टेस्ट सीरीज, क्विजेज, ये सारी की सारी प्लस वालों के लिए फ्री होती हैं। पूरा फ्री होता है। स्ट्रेटजी सेशंस, मास्टर क्लास, वॉट जो भी मतलब रेलिवेंट चीज़ें हैं सारी की सारी आपके लिए फ्री होती हैं। और आज के लिए भैया 10 दिसंबर, जैसा कि आज है तो आज के लिए ध्यान दीजिएगा कि 10 दिसंबर को अनअकैडमी के बेहतरीन 6 वर्ष पूरे हुए हैं। तो अनअकैडमी अपनी छठी वर्षगांठ मना रहा है और इस उपलक्ष्य में आपको एक विशेष ऑफर दिया गया है कि अगर आप 12 महीने से ऊपर का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। तो आप परचेज कर सकते हैं सर, 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। ये मेरा रेफरल कोड है VT लाइव। अगर आप इसे एंटर करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा।
VT लाइव, ठीक है। वी मतलब मैं विपुल त्रिपाठी, ठीक है। VT मतलब लाइव, मतलब लाइव पढ़ा रहा है मास्टर, ठीक है। चलिए, और साथ साथ अगर आप पे नहीं कर सकते हैं सर, तो हमारे यहाँ एक स्कॉलरशिप प्लान है। ये स्कॉलरशिप प्लान एक्चुअली टेस्ट के माध्यम से है। अगर आप ये इस टेस्ट सीरीज़ में इनरोल करते हैं जो कि फ्री है 12 से लेकर 26 तक दिसंबर में, ठीक है, तो 10 बजे चलती है। अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ में क्या होते हैं, हाँ 12 एंड 26, 12 को और 26 को 10 बजे ये चलती है। अगर आप इसमें इनरोल करते हैं और 1 से लेकर 25 तक की रैंक हासिल करते हैं, आप प्रतिभाशाली हैं, आप पे नहीं कर सकते हैं, तो स्कॉलरशिप के माध्यम से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन। अगर आपकी फर्स्ट रैंक आती है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना। फर्स्ट के नीचे आपको 50%, 25% ऐसे स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। वैसा ही टेस्ट होता है जैसे PCS प्रीलिम का एग्ज़ाम होता है। और साथ साथ प्लस वालों के लिए भैया मेंस की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई, तो अगर आप प्लस पे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेंस की भी टेस्ट सीरीज मिलेगी। करंट अफेयर, देखिए एक साथ इतनी चीज़ें मिल पाना बहुत मुश्किल होती हैं, तो यहाँ आपको करंट अफेयर के भी मॉक टेस्ट मिलते रहते हैं। जो भी कोई करंट एग्ज़ाम लगता है उस एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज मिल जाती है। तो ये टेस्ट सीरीज फ्री है सर, है ना, सबके लिए टेस्ट सीरीज फ्री है, जैसा कि हाईकोर्ट का एग्ज़ाम इस समय चल रहे हैं सर, ठीक है। चलिए, तो कुछ सवालों पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सवाल की क्लास है जिसमें हम लोग सवालों की श्रृंखला के साथ चर्चा करेंगे। पहला सवाल आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। कह रहा संविधान में महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित है। संविधान में महान्यायवादी का कार्यकाल कह रहा है निश्चित नहीं होता है। दूसरा, पारिश्रमिक राष्ट्रपति के द्वारा उधारित किया जाता है। तो अगर हम महान्यायवादी की बात करें सर, तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार का एक वकील होता है, ठीक है। जैसे आपका वकील हमारा वकील, वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वकील जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अनुच्छेद 76 ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य है, ऐसा हो नहीं बनने योग्य हो, ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य है उसे महान्यायवादी नियुक्त करेगा। कौन? प्रेसिडेंट। हालांकि ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर नियुक्त करता है। तो पहला, और हाँ रही बात कार्यकाल की, तो ये प्लेजर की पोस्ट है, यानी महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी होल्ड हिज पोस्ट ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसका कोई भी कार्यकाल नहीं है सर, इसका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं है। कभी भी किसी भी समय कितने भी समय के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति की दया पर पद निर्भर करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा, पारिश्रमिक, बिल्कुल सर, ये हमारे भारत देश में एक्चुअली फुल रोल एम्प्लॉय नहीं होता है ना, फुल रोल एम्प्लॉय नहीं होता है ये भारत सरकार का, यानी सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसको जो भी पारिश्रमिक इसका बनता है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कभी कभी क्या लिख देते हैं यहाँ पर, संसद लिख देते हैं, ठीक है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सबका संसद तो इसका भी संसद आप मान लेते हैं, गलत हो जाता है। तो यहाँ राष्ट्रपति लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला भी सही है इसमें, दूसरा भी सही है, दोनों इसमें सही है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड होगा। अगले सवाल पर आइए, देखिए अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। ये भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड सवाल है। कह रहा है कि महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, वो भारत का पहला विधि अधिकारी होता है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है। दूसरा कह रहा है कि सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है, उसकी योग्यताएं वही होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है। तो सबसे पहले समझें, यस सर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का प्रथम विधि अधिकारी है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर। दो तरह के वकील होते हैं। देखिए हमारे भारत देश की संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य में जिस तरह शक्तियाँ बटी हैं, है ना, वैसे केंद्र सरकार का एक वकील होता है जिसे हम AGI कहते हैं, राज्य सरकार का एक वकील होता है जिसे हम एडवोकेट जनरल कहते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और ये राज्य सरकार का, ठीक है। अब इसमें सेकंड कह रहा है पूर्णकालिक वकील, यानी फुल रोल एम्प्लॉय। सर ऐसा नहीं है, सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है, वो पूर्णकालिक वकील नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता वही होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की, तो बिल्कुल सर AGI की वही योग्यता होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसमें क्या है, सही है। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्या योग्यता होती है, तो भारत का नागरिक हो, है ना, या तो वो 5 साल क्या किया हो, हाई कोर्ट में जज रहा हो, या तो उसने 10 साल वकालत की हो, है ना, प्रैक्टिस किया हो, एक्ट एज एन एडवोकेट, या राष्ट्रपति की निगाह में कानून का अच्छा जानकार हो। इन तीनों में से अगर कोई एक क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहा है और भारत का नागरिक है, तो ऐसा आदमी क्या बन सकता है, ऐसा आदमी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है, यानी महान्यायवादी बन सकता है, ठीक है। चलिए
अगला भी एजीआई से संबंधित ही सवाल है, कह रहा है कि आज पूरा एजीआई लग रहा हो ही जाएगा। सत्य कथन बताइए महान्यायवादी के संदर्भ में। कह रहा है कि संविधान द्वारा महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित किया गया। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने जिक्र किया था कि संविधान के द्वारा महान्यायवादी का कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। ठीक है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, प्लेजर की पोस्ट है, तो संविधान के द्वारा इसका कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, संविधान द्वारा महान्यायवादी का कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता, तो भैया निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता, स्टेटमेंट सही है। जब फुल रोल एम्प्लॉय नहीं है, सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसे इंडिविजुअल निजी विधिक कार्रवाई कर सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत सरकार के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकता है किसी ऐसे केसेस में जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हो, उसमें वो टिप्पणी नहीं कर सकता है ना, विद परमिशन करेगा ऐसा। हाँ, ये बातें जरूर है। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट बोला जाए कि क्या वो इंडिविजुअल प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, निजी विधिक कार्यवाही कर सकता है, तो बिल्कुल सर हाँ कर सकता है, तो रोका नहीं जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपका, ओनली 2 होगा। आगे आइए, अगला सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। पहला, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को। दूसरा कह रहा है कि संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तीसरा कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को। चौथा कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, कह रहा है किनको लोकसभा और राज्यसभा। तो देखो समझो, हमारे भारत देश में लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है, एफपीटीपी सिस्टम से होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एफपीटीपी सिस्टम यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और एफपीटीपी सिस्टम में आप जानते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन है ये, और इसमें वयस्क मताधिकार से लोकसभा का चुनाव होता है, यानी प्रत्येक वयस्क व्यक्ति 18 साल के ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति अगर उसका नाम वोटर लिस्ट में है तो लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये आ गई कि प्रत्येक वयस्क पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा में भी ऐसा कौन है जो लोकसभा में भी पार्टिसिपेट करता है और राज्यसभा में भी, तो लोकसभा में तो भाई प्रत्येक वयस्क भाग ले सकता है भारत देश का अगर उसका नाम है तो। दूसरा राज्यसभा, तो राज्यसभा के मेंबर को वोट कौन करता है, राज्यसभा के मेंबर को वोट करते हैं एमएलए, यानी राज्य के विधायक वोट करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के 31 सीटें राज्यसभा की हैं, तो उत्तर प्रदेश में 31 सीटें जो राज्यसभा की हैं इनको उत्तर प्रदेश के एमएलए चुनेंगे, ठीक है, यानी विधायक चुनेंगे। तो ऐसी स्थिति में हाँ, तो एमएलए वोट कर सकता है। तो आप समझते हैं जरा सा, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, तो भैया ये राज्यसभा की बात कर रहा है, तो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा में क्यों वोट देंगे, गलत हो जाएगा। संसद लोकसभा के मेंबर की बात कर रहा है, तो लोकसभा के मेंबर राज्यसभा के चुनाव में थोड़ी ना पार्टिसिपेट करते हैं, गलत हो जाएगा। ये सारे लोग, लोकसभा तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लोकसभा के निर्वाचन में ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी पार्टिसिपेट करता है। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके मेंबर को हम बोलते हैं एमएलसी। तो एमएलसी लोकसभा के चुनाव में तो भाग ले सकता है क्योंकि वयस्क है, लेकिन राज्यसभा की ये तीनों लोग लोकसभा के चुनाव में भाग ले सकते हैं, है ना, क्योंकि उसका चुनाव वयस्क मताधिकार से होता है, ठीक। लेकिन राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में कौन भाग लेता है, राज्यसभा में भाग लेता है एमएलए। तो यहाँ क्या कह रहा है, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन, तो बिल्कुल सर निम्न सदन यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, और असेंबली के मेंबर को हम कहते हैं एमएलए। तो एमएलए लोकसभा के चुनाव में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, लोकसभा के चुनाव में भी पार्टिसिपेट कर सकता है और राज्यसभा के चुनाव में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें लास्ट वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत क्या आता है। तो पहला कह रहा है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। दूसरा कह रहा है कि अपने सभापति को अपदस्थ करना। तीसरा कह रहा है कि आकस्मिक रिक्त में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का महाभियोग लाना। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति का मतलब है एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा, यानी कौन सी पावर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपने सभापति को अपदस्थ करना, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा से भी सहमति ली जाती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें लोकसभा के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। महाभियोग में लोकसभा भी समान रूप से भूमिका प्ले करती है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, तो हमारे भारत देश में सर जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, दीज आर द ऑल इंडिया सर्विसेज जो स्टेट और सेंटर दोनों के लिए हों। तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अलावा कोई अन्य ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा को पावर दी गई है कि किसी दूसरी ऑल इंडिया सर्विसेज को अगर बनाना है तो राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए और उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित करें, और पारित करके ये बोल दे कि नई ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन किया जाना है। तो ऐसी स्थिति में संसद ऐसा कर सकती है, यानी राज्यसभा ऐसा करके संसद को एथराइज करती है। तो दिस इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा,
ठीक, चलिए अगला सवाल भी इसी संबंधित है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? तो धन विधेयक या वित्त विधेयक के पूरा स्थापन के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। तो सत्य कथन का आपको चयन करना है। देखिए, तो धन विधेयक के संबंध लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में, यानी लोकसभा को ज़्यादा है शक्तियाँ। तो भाई साहब देखिए, अगर हम लोकसभा की बात करें तो राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर होती है सर 249 और 312, है ना। 249 किसी राज्य सूची के विषय को लोक महत्व का विषय घोषित कर सकता है राज्यसभा, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित करके। यदि वह ऐसा कर देता है तो संसद उस पर कानून बनाने के लिए अथराइज हो जाती है राज्य सूची के विषय पर। 312 क्या है? 312 है कि नई ऑल इंडिया सर्विसेज को अगर क्रिएट करना है तो राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले से पारित करके न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज की नीड है, ऐसा कर सकता है। ऐसा करके वो संसद को एथराइज कर सकता है, तो संसद नई ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकती है। तो ये राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 110 मनी बिल, तो मनी बिल के केस में लोकसभा पावरफुल होती है सर, ठीक है। तो ये मनी बिल की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में ये लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है, क्योंकि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है ना। लोकसभा में आने के बाद वो अगर राज्यसभा पारित होने के बाद राज्यसभा जाता है तो राज्यसभा ना तो मनी बिल को अमेंड कर सकती है ना तो रिजेक्ट कर सकती है, ठीक। 14 दिन ही होते हैं उसके पास, 14 दिन में उसे पास करके भेजना होता है, नहीं तो सेल्फ पास हो जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के क्रिएशन में राज्यसभा ताकतवर है, अनुच्छेद 312 यही है। मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व, दिस इज द मेन फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली का यह सबसे प्रमुख फीचर होता है। आर्टिकल 75 क्लॉज 3, ठीक है, जो ये कहता है क्या कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यानी हमारे भारत देश में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है ना। मंत्रिपरिषद लोकसभा, तो मंत्रिपरिषद के सामूहिक, इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या है, जिम्मेदार है। तो ये भी इसमें लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। तो ये और ये फर्स्ट एंड थर्ड लोकसभा की क्या है, एक्सक्लूसिव पावर है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के मध्य, और साथ साथ लाइक वाइक भी कर दीजिए भैया। और ध्यान दीजिए, अगर आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ते हैं तो अनअकैडमी प्लस की वो जीएस की जो फी स्ट्रक्चर है, अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, उसी में 5 विषय ऑप्शनल भी उपलब्ध हैं। आप देखते हैं कि कहीं भी जीएस के साथ ऑप्शनल उसी फीस में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर 5 विषय ऑप्शनल भी उसी में उपलब्ध है। साथ साथ हमारे यहाँ मेंस के बैचेज आ गए हैं, सारे के सारे मेंस के बैचेज चल रहे हैं इस समय, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के, है ना। और यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी के लिए फाउंडेशन बैच भी आ गया, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक एक बैच पकड़ लीजिए और पूरी तैयारी करिए, ठीक है। और ये आर ओ मेंस का भी बैच स्टार्ट हो गया है हमारे यहाँ। और इन पॉपुलर एग्जाम्स की तैयारी आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर कर सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ साथ ये फी स्ट्रक्चर अभी आपका देख लीजिए, है ना। ये 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं इनमें से, है ना। लेकिन ध्यान दीजिए कि इसमें आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। यहाँ तक सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप यहाँ तक लीजिए, 12 महीने का लीजिए, 24 महीने का लीजिए। अगर आप 24 महीने का आज ले लेते हैं तब तो बहुत बढ़िया। आज अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। आज अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, ध्यान दीजिए। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करेंगे तो कोई भी आपको ब्याज नहीं लगता है, नो कॉस्ट ईएमआई है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। आपका 1 साल का जो 2 साल का जो आपका पड़ेगा, ये रेफरल कोड अप्लाई करने के बाद वीटी लाइव, ठीक है। ये रेफरल कोड अगर आप अप्लाई करेंगे, इधर लिख देता हूँ, ये रेफरल कोड अगर आप अप्लाई कर देंगे 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट के बाद ये आपको पड़ेगा 12,240 में। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कुछ फ्री क्लासेज आपने लर्निंग एप्लीकेशन पर देखी है तो कुछ कॉइन्स आ जाती हैं, उन कॉइन्स को अगर आप रिडीम कर लेंगे ना तो उसमें भी अप टू 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है, यानी जैसे कॉइन्स होती है उसी हिसाब से। तो मान के चलिए 12,000 के आसपास आपको पड़ जाएगा। तो 12,000 के आसपास का ये आपको पड़ रहा है ना, तो 12,000 रुपये में आप पूरा का पूरा 2 साल तक जितने भी कोर्सेज हैं सारे कोर्सेज देख सकते हैं, पुराने नए सब, सारे एजुकेटर की क्लासेज आपके लिए ओपन, सारे बैचेज आपके लिए ओपन, करंट बैचेज ओपन, पुराने बैचेज ओपन, सारे के सारे, ठीक है। और ईएमआई के थ्रू अगर आप लेना चाहते हैं तो 510 रुपये पर मंथ आपका पड़ेगा। 1 साल वाला आपको 701 रुपये पर मंथ पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, और इसके साथ साथ बीपीएससी और यूपीएससी दोनों की तैयारी, यूपीपीएससी दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सप्ताह में, नमस्कार।